हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने एसिडिटी का कंपैरिजन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, हमने देखा था कि जो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप शोइंग माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, वो एसिडिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्जुगेट बेस जो बनता है, जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो उसे स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, वेर एज प्लस आई इफेक्ट जो ग्रुप्स होते हैं वो उसको डिस्टेबलाइज करते हैं, जिससे कि एसिडिटी जो है वो डिक्रीज होती है। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अभी हम हाइपर कंजुगेशन, मेटोमेरिक इफेक्ट वगैरह, अभी रेजोनेंस वगैरह हम इंक्लूड नहीं किए हैं। ठीक है, अभी इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी आएंगे मेजोमेरिक, मेटिसिटी, ये जितने भी टॉपिक्स हैं अभी अभी इसके बाद धीरे धीरे वो आएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस मुझे मिले जो प्रीवियस ईयर बीएससी मैथ्स में, ठीक है, बीएससी मैथ्स पेपर अलग होता है, बीएससी बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर बेसिकली पेपर्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये मैथ्स पेपर में 2008 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आइए ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ठीक है, मैं आपको बता दूं बीएचयू का जो एग्जाम होता है वो 2 लैंग्वेज में होता है, आपका इंग्लिश होता है और हिंदी दोनों में होता है। ठीक है, तो आप इंग्लिश हिंदी जिससे भी फेमिलियर हूँ आप कोई भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपना देखते हैं कि हमें मोस्ट जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है हमें उसे फाइंड आउट करना है। तो आपको जो आंसर आपको मिलेगा वो ऑप्शन होगा कौन सा, फर्स्ट वाला। क्यों, आइए देखते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें, फॉर्मिक एसिड हम इसको बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अगर हम सेकेंड की बात करें तो ये है हमारा एसिटिक एसिड। ठीक है, और थर्ड वाला भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पर CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ पे COOH एंड एक यहाँ भी है। ठीक है, फिर मैं इसको कहीं फिर सॉल्व कर दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए अब बेसिक पॉइंट क्या है, बेसिक पॉइंट क्या है कि आप इसको कॉन्जुगेट बेस बना लें। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस बना लें। कॉन्जुगेट बेस के लिए मैंने बताया था आपको कि H प्लस को क्या करना है, जस्ट निकाल देना है। इसका भी कॉन्जुगेट बेस आप बना लें एंड सिमिलरली इसका भी। ये ठीक है, हर एक का हमने कॉन्जुगेट बेस बेसिकली बना लिया। तो अगर अब हम देखें तो जितना स्टेबल ये हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ही वो करस्पॉन्डिंग जो एसिड है वो उतना ही क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। तो अब फर्स्ट वाले में देखते हैं, फर्स्ट वाले में कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, नेदर प्लस आई नॉर माइनस आई, बट इस केस में देखिए तो ये प्लस आई लगा रहा है। प्लस आई होने की वजह से इसकी क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज कर रहा है तो ये लेस एसिडिक होगा। ठीक है, अब इस केस में देखते हैं, इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 ग्रुप्स ऐसे हैं जो प्लस आई लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 ऐसे ग्रुप्स हैं जो प्लस आई लगाते हैं, बट यहाँ पर जो प्लस आई लगा है इस वाले कार्बन पर लग रहा है, ड्यू टू विच इसके पास क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अकोमोडेट होगा, और फाइनली ये भी इस पे स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, ये वाली जो प्लस आई इफेक्ट होगी इसके कंपेरेटिवली ज्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है, बात समझ में आई। तो प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये लीस्ट एसिडिक होगा। ठीक है, सिमिलरली जब आप इस फोर्थ वाले पॉइंट को सॉल्व करेंगे तो इसमें 3 ऐसे ग्रुप CH3 लगे हैं जो प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो सबसे कम होगा एसिडिक। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन आया, ऑब्वियसली फॉर्मिक एसिड, क्योंकि इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ाने वाले नहीं है तो घटाने वाले भी नहीं है। ठीक है, बट इन सब में क्या है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से एसिडिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। बताइए यहाँ तक समझ में आया, अगर समझ में आया तो इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो BHU के हैं क्वेश्चंस वगैरह वो बार बार थोड़े रिपीट होते हैं, जो पिछले क्वेश्चंस होते हैं जो 4-5 साल पुराने होते हैं उनको रिपीट करा दिया जाता है। ठीक है,
तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चले। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ऑप्शन आपका फर्स्ट कैसे सही हुआ। वेल, आई होप कि आपको तो ये खुद से ही सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अभी मैंने जस्ट इसी लेक्चर में हम बेसिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं बता दूंगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइंस किसे कहते हैं। तब तक मुझे क्वेश्चन मिल गया है तो मैं सोचा कि बता देता हूँ। अभी जस्ट ये हम इसे क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको बाद में करेंगे। ठीक है, पढ़ने की बात करें। आइए 137, ये क्वेश्चन जो है ये 2013 में पूछा हुआ है। ठीक है, अगेन इसमें भी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी है। ठीक है, इसके केस में भी क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर ही हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। ठीक है, ये एसिडिटी की जो कंपैरिजन है, अभी ये बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं। बस फर्क इतना है कि उन सभी क्वेश्चंस में मेजोमेरिक एंड हाइपर कंजुगेशन का भी यूज किया हुआ है, जो कि अभी तक आप नहीं पढ़े हैं। इसलिए मैं उन्हीं क्वेश्चंस को ही पिक किया हूं जिनमें सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट का यूज हुआ है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि हम इसको किस तरह से अरेंज करेंगे। अगर आप फर्स्ट देखें तो बेसिकली आप सभी कंपाउंड को देखें तो रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम किसी भी एक से लिख लेते हैं और उसको अरेंज कर लेते हैं। CH2Cl एंड COOH। ठीक है, एंड सेकेंड है हमारा CH3COOH। फिर आ जाएगा आपका CHCl2 COOH एंड CCl3COOH। ठीक है, तो आप देखिए ये कार्बोक्सिल ग्रुप तो कॉमन है सब में। ठीक है, ये क्या है, कॉमन है सब में। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, अगर हम इसकी -I ऑर्डर अरेंज कर लें तो हमें एसिडिटी का ऑर्डर मिल जाएगा। क्योंकि एसिडिटी जो है, जो एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस तब स्टेबल होता है सबसे ज्यादा जब -I इफेक्ट होता है। तो अल्टीमेटली हम कर सकते हैं कि -I ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर -I ज्यादा होंगे तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं किसका ज्यादा होगा। तो देखिए CCl3 मैंने आपको बताया था जब -I इफेक्ट पढ़ाया था आपको कि CCl3 -I ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग -I इसका ये लगता है। सिमिलरली जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, ये जो CH3 +I लगाएगा, तो ये दोनों तो क्लियर हो गए। अब इन दोनों की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बढ़ते जाते हैं -I इफेक्ट वो बढ़ता जाता है। तो ये भी -I लगाएगा। ठीक है, और ये भी -I लगाएगा, बट इसकी जो है जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। ठीक है, इसके कंपेरेटिवली। तो अब आप ऑर्डर इसका लिख सकते हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक ये वाली होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग -I लगा रहा है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा CCl3 COOH। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा CHCl2 COOH। नेक्स्ट आएगा CH2Cl COOH एंड सबसे लीस्ट एसिडिक होगा आपका एसिटिक एसिड इन दिस थिंग्स। बताइए यहां तक बात समझ में है? अब समझ में आया तो आइए देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही। देखिए सेम ऑर्डर हमारा आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था ये 2013 में पूछा हुआ, अगेन एसिडिटी के बेसिस पर। इसका भी आंसर हमने किस बेसिस पर किया, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो देख रहे हैं जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखाए हैं उन कॉन्सेप्ट्स का यूज बखूबी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ के बेसिस पर, एंड ये क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी में भी करा चुका हूं। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें
ठीक है। तो हमें क्या करना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी को करना है। ठीक है। अब कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो 4 हमारे ग्रुप्स हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल हम पिक कर लेते हैं। ठीक है। तो हम फर्स्ट वाले में से ही देख लेते हैं कि एक है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। फिर है हमारा H2O। फिर हमारा एक एल्काइन है विच इज इथाइन। एंड एक है हमारा इथेन CH3CH। ठीक है। तो एक बात बताइए, न इसमें कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है न कुछ है, तो ये तो एकदम बेसिक है, एसिडिक है ही नहीं। ठीक है। ये जो इथेन है ये तो एसिडिक नेचर का है ही नहीं, ये तो एसिडिक है ही नहीं। ठीक है। तो इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है। अब बात आती है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। ठीक है। तो अगर हम वाटर की बात करें, ठीक है, अगर हम वाटर की बात करें तो ये वाटर की स्ट्रक्चर होती है, वी शेप होता है इसका। इसका आप कॉन्जुगेट बेस जब बनाएंगे तो OH माइनस प्लस H प्लस आएगा। अब ये जो माइनस चार्ज है ये ऑक्सीजन के ऊपर होता है, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है। तो वो ऑक्सीजन को क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है। मतलब OH माइनस हमारा क्या है, स्टेबल है ना। हेंस एज अ रिजल्ट ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है। तो H2O इन दिस केस, ठीक है, ऑलवेज नहीं, H2O इस केस में सबसे ज्यादा एसिडिक होने वाला है। ठीक है। तो आप लिख लें फर्स्ट ऑफ ऑल H2। ठीक है। अब तो आपको लॉटरी लग गया, क्यों, क्योंकि अब तो ये एल्काइन है Sp, ये Sp2, ये Sp3। ठीक है। माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है, Sp का होता है। तो फिर आएगा एल्काइन, फिर आएगा एल्कीन। ठीक है। एंड सबसे लीस्ट होगा CH3 एंड CH3, दैट इज इथेन। ठीक है। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 4 आपका सही है। ठीक है। ये बात समझ में आई। तो ये था क्वेश्चन हमारा 2015 का पूछा हुआ। ठीक है। अगर आपके पास पेपर हो, अगर हो सकता है आपको नेट पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। तो आपको BHU की ऑफिशियल साइट है bhuonline.com। ठीक है। मैं लिख देता हूँ bhuonline.in। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। आप उन्हें डाउनलोड करके अपने से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। आप इस तरह से भी देख सकते हैं, पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में बुक्स अवेलेबल होते हैं जिनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गिवन होते हैं, तो आप उससे भी देख सकते हैं। ठीक है। चॉइस इज योर्स। अब आज का फिलहाल के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कर रहे हैं अभी हम, ये उसका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है। इनफैक्ट इससे इजी क्वेश्चन तो BHU नहीं पूछने वाला। ठीक है। देखिए क्या है, पिक ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है। अब देखिए, अभी कार्बोकेटाइन भी हो सकता था, या फिर हो सकता है इसका नाम चेंज करके अब आपको ये कार्बोनियम आयंस के नाम से आपके टाइम रिपीट हो जाए। ठीक है। तो आप इस नेम से भी इसको क्या करें, फेमिलियर रहें। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं कार्बोनियम आयन कार्बन आयन तो नहीं है। ठीक है। क्योंकि जब कार्बन आयन आप देख लेंगे, इसको अज्यूम कर लेंगे कार्बन आयन की तरह, तो जो मोस्ट स्टेबल होना चाहिए था वो सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे गलती ना करें। ठीक है। अक्सर ऐसे एग्जाम्स में गलतियां होती रहती हैं, तो इस चीजों से आप फेमिलियर रहें। ठीक है। तो इसका तो आंसर 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर CH3 कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाते हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप, और कार्बन आयंस की जो माइनस आई लगाते हैं। तो यहाँ पर CH3 भी प्लस आई लगा रहा है, ये भी लगा रहा है और ये भी लगा रहा है। मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी इसकी, वो थोड़ी कम हो गई। ठीक है। ओवरऑल ये स्टेबल हो गया। ठीक है। ओवरऑल ये क्या हुआ, स्टेबल हो गया। ठीक है। तो ये क्या होगा,
सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा। बहुत ही छोटा था क्वेश्चन, इनफैक्ट इससे छोटा क्वेश्चन तो शायद आपको बोर्ड में भी ना पूछा जाता हो, तो ये तो एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, वेल ये था हमारा कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के और भी पुराने क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर आपको मिले तो आप सॉल्व करें। ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे इंडक्टिव इफेक्टिव बेसिस पर। अभी हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी बेसिस पर अभी आप रह जाए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 5। ठीक है, इसमें अब हमें क्या करना है, हमने लास्ट लेक्चर में एसिडिटी को खूब अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कंपैरिजन वगैरह। ठीक है, कौन स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, कौन घटाते हैं, वगैरह वगैरह हमने अच्छे से देखा। अब जो हमें देखना है वो हमें बेस के बारे में पढ़ना। ठीक है, ठीक है, अब हमें बेसिस के बारे में पढ़ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये बेस होते क्या है। ठीक है, तो आप अगर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बेसिस आर दोज कंपाउंड्स compounds which increases the concentration of OH माइनस। ठीक है, इसको कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस हम पढ़ते हैं। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप वर्ड के फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, दोज कंपाउंड्स जो OH माइनस की कंसंट्रेशन को जो है एक्वस सॉल्यूशन में इंक्रीज करते हैं। ठीक है, वो बेसिक इन नेचर होते हैं, वो बेसिस होते हैं। ठीक है, अब जो बेस स्ट्रेंथ होती है, ये बेस और एसिड जो होते हैं इनवर्सली होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो बेस स्ट्रेंथ है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि स्टूडेंट्स को एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख लें। ठीक है, मान लीजिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर किसी भी गिवन कंपाउंड्स के लिए, मान लीजिए ऑर्डर आता है ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो आपको मान लीजिए बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है। ठीक है, तो बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखने के लिए आप इस ऑर्डर को क्या करें, जस्ट रिवर्स करें। ठीक है, बेस स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, सी का, फिर बी का, फिर ए। ठीक है, बात समझ में आई। कई बार इसका उल्टा भी काम आता है, आपको बेस स्ट्रेंथ लिखना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो आप बेस स्ट्रेंथ लिख दो, उसका उल्टा कर देंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए, अगर ये समझ में आई तो हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बेसिस की बातें करते हैं। हमें बात करना है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ हम देख लेते हैं कि ये बेसिस जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं ये किसने होते हैं। ठीक है, देखिए, एक तो होता है अमोनिया, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक बेस के फॉर्म में आता है। ठीक है, बेस होता है। ठीक है, अब जो आता है, अब मान लीजिए अब एक हाइड्रोजन को आप हटाकर कोई कार्बन का एक ग्रुप लगा दें, CH3 मान लीजिए हमने लगा दिया, CH3NH2। ठीक है, तो अब देखें आप, ये NH2 कितने नंबर ऑफ कार्बन से लगा हुआ है। ठीक है, जो नाइट्रोजन ग्रुप है ये कितने कार्बन से लगा हुआ है।
सिर्फ एक कार्बन से लगा है, ठीक है, तो ये होगा हमारा 1 डिग्री एमाइन। इसे हम 1 डिग्री एमाइन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, एमाइन ग्रुप है, ठीक है। इसी बेसिस पर हम इसे 1 डिग्री एमाइन बोलते हैं, या फिर इसे हम प्राइमरी एमाइन बोलते हैं, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन हमने स्किप किया है वो जस्ट इसी के बेसिस पर है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरली एक और हाइड्रोजन को आप निकालकर CH3 लगा दें। जरूरी नहीं कि आप CH3 लगाएं, कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं। लेट्स से CH2 CH3 आप लगा दें, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर है इसके ऊपर। अब ये दो कार्बन साइड है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये 2 डिग्री एमाइन होगा, जिसे हम सेकेंडरी एमाइन बोलते हैं, ठीक है। अब बताइए टर्सरी या फिर 3 डिग्री एमाइन कब होगा? ऑब्वियसली जब लास्ट वाला हाइड्रोजन भी किसी ना किसी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप से लग जाए, ठीक है। मान लीजिए CH2 CH3 है, एक और मैंने CH3 से ही लगा दी, ठीक है। ये इसका लोन पेयर है, तो अब ये 3 कार्बन से है, तो ये 3 डिग्री एमाइन हो जाएगा, 3 डिग्री एमाइन, या फिर आप इसे टर्शियरी एमाइन के नाम से भी, ठीक है। ये बात समझ में आई? अगर सिर्फ एक कार्बन लगा है तो 1 डिग्री एमाइन, 2 कार्बन लगे हैं नाइट्रोजन से, देखिए इतना ध्यान देना कि नाइट्रोजन से लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। 2 लगे हुए हैं तो 2 डिग्री एमाइन, और अगर 3 लगे हैं तो 3 डिग्री एमाइन। ये जरूरी नहीं कि ये तीनों अलग अलग होना चाहिए, एक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई कि ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन किस तरह से डिवाइडेड है, ठीक है। और NH3 को तो आप बेसिकली एमाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर ये समझ में आया तो चलिए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा, इसमें आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंड टर्शियरी होना चाहिए, और थर्ड टर्शियरी होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड सेकेंडरी होना चाहिए, ठीक है, सॉरी। आइए देखते हैं, प्राइमरी प्राइमरी मतलब सिर्फ एक कार्बन होना चाहिए, इस वाले में है, ठीक है। देखिए CH3 NH2, इसका मतलब क्या है कि ये जो CH3 है नाइट्रोजन से एडेड है, ठीक है। अब इस वाले ग्रुप को देखते हैं C2H5 को, ठीक है। तो आप NH2 को देखिए, ठीक है। आप देखिए नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी को हाइड्रोजन पूरा कर रहा है, मतलब जो इसकी थर्ड वैलेंसी होगी उसको एक CH3 CH2 ग्रुप पूरा कर रहा होगा, ठीक है। बात समझ में आई? कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, गलती क्या करते हैं, तो वो कुछ इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने सेकेंड डिग्री एमाइन दिख जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, ठीक है। 7 हाइड्रोजन इसमें भी है, 7 हाइड्रोजन इसमें भी है, बट गलती कहाँ की है? गलती देखिए यहाँ पर NH2 दिया हुआ है, हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन से लगे हुए हैं, आपने तो सिर्फ एक ही लगाया, तो गलती की है, ठीक है। तो इस तरह की गलती बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो ये वाली कंपाउंड बनेगी आपकी NH2, मतलब 2 इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है, एक आपका ये ग्रुप कर रहा है, ठीक है। तो ये भी कौन सा ग्रुप है? ये भी 1 डिग्री एमाइन है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही 1 डिग्री एमाइन हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C2H5NH2, अगेन CH3CH2 होगा और NH2 होगा। अभी अभी मैंने बताया कि ये कौन सा ग्रुप है, 1 डिग्री एमाइन है, ठीक है। चलो ये प्राइमरी एमाइन तो मिला, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये देखिए CH3 का होल ट्वाइस लिखा हुआ है, ठीक है। CH3 का होल ट्वाइस मतलब 2 CH3 ग्रुप लगे हैं, एक आप यहाँ से भी पहचान सकते हैं और एक यहाँ से भी देख सकते हैं,
कि ये जो हाइड्रोजन सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, मतलब दो अलग अलग ग्रुप से ये नाइट्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये CH3 और ये CH। यहाँ पर अब ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर ये लोन पेयर, दो कार्बन से लगा था तो 2 डिग्री एमाइन, जिसे आप मैंने अभी भी बताया कि सेकेंडरी एमाइन के नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए अब ये लास्ट वाला भी देख लेते हैं। तो अगर लास्ट वाला देखें तो अगेन C6H5 का होल थ्राइस है। ठीक है, C6H5 का होल थ्राइस है, मतलब ये जो C6H5 जो फिनाइल ग्रुप है, इसे हम फिनाइल ग्रुप बोलते हैं, बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, C6H5 जो 3 बार लगा हुआ है नाइट्रोजन से, इसका मतलब ये है। आप इस तरह भी देख सकते हैं और इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसकी तीनों वैलेंस ही यही ग्रुप सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर पीएच लिखते हैं। ठीक है, पीएच लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर बेंजीन रिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो हर एक पे क्या है, हर एक कार्बन से ये एडेड है नाइट्रोजन। ठीक है, 3 कार्बन से है तो ये 3 डिग्री एमाइन, और 3 डिग्री एमाइन को करस्पॉन्डिंगली क्या बोलते हैं, टर्सरी। बात समझ में आई। तो ये क्लासिफिकेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन का। ये क्वेश्चन आया था 2008 में ही क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, पुराना क्वेश्चन है बट रिपीट हो सकता है। ठीक है, और यहाँ तक बात समझ में आ गई है। चलिए, यहाँ तक अगर बात समझ में आई तो नोट कर ली होंगे, आप नोट की होंगी तो जल्दी से नोट कर लें। हम चलें अब आगे। ठीक है, तो अब हम क्लासिफाई कर चुके हैं कि कौन से हमारे 1 डिग्री एमाइन है, कौन से 2 डिग्री एमाइन है और कौन से 3 डिग्री एमाइन है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन से लगा हुआ ग्रुप सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है कि आप सबको सेम रखें। ठीक है, डिफरेंट भी वो हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जैसे कि अब देखते हैं कि हम बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे कैसे। ठीक है, तो जो बेसिस होते हैं, देखिए एसिड्स क्या होते थे। ठीक है, एसिड्स क्या होते थे कि ये सॉल्यूशन में H प्लस डोनेट करते थे। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस इसका बन गया और ये H प्लस बन गया। बट बेस के केस में क्या होगा, बेस के केस में मान लीजिए ये अमाइन है आपकी RNH2। ठीक है, इसके पास ये लोन पेयर है, तो ये क्या करता है कि जब एक्वस सॉल्यूशन में, जब वाटर में आप इसको डिजोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करता है कि वाटर से ये H प्लस देता नहीं है। मैंने बताया ना कि ये एसिड का जस्ट उल्टा करता है, ये H प्लस देता नहीं है। इनफैक्ट ये जो वाटर से है H प्लस जो है ये खुद ले लेता है। ठीक है, कि जो लोन पेयर है इसको डोनेट कर देता है और कुछ इस तरह का कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, RNH3 प्लस। अब चूंकि ये 1 डिग्री एमाइन हम लिए थे, ठीक है, तो RNH3 प्लस बना। ठीक है, अगर यही 2 डिग्री एमाइन होता, ठीक है, तो ये H प्लस से अपना लोन पेयर डोनेट करके ये RNH2 प्लस फॉर्म करता। ठीक है, एक ये हाइड्रोजन तो इनिशियली था ही, एक ये वाला H प्लस आके ऐड हो गया तो 2 हो गए। ठीक है, सिमिलरली अगर टर्सरी होता, ठीक है, तो इस वाले लोन पेयर पे ये वाला जो H प्लस है सॉल्वेंट वो आके लग जाता। ठीक है, यहाँ पर प्लस चार्ज। ये बात बताइए, समझ में है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम बेस की 2 चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, हम बेसिक क्वेश्चन तब कंपेयर करने जा रहे हैं, बट
बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करने के दौरान हम देखेंगे कि हमारे पास दो कंडीशंस होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट कंडीशन होती है कि हम बेस स्ट्रेंथ कंपैरिजन कर रहे हैं इन गैसियस फेज। गैसियस फेज का मतलब ये जो बेसिस हैं ये गैसेस के फॉर्म में, ठीक है। आप किसी लिक्विड में, किसी पोलर सॉल्वेंट वगैरह में इसे डिजोल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये गैसेस के फॉर्म में है, ठीक है। तो आपको ये ऑर्डर याद करना होगा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व्ड ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है कि जब भी गैसियस फेज होगा, ठीक है, तो जो बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो होगा 3 डिग्री एमाइन, ठीक है। फिर एक और 2 डिग्री एमाइन, फिर 1 डिग्री एमाइन, और सबसे लीस्ट बेसिक होगा NH। बट एक नोट पॉइंट लिख के आप लिख लेंगे कि दिस इज ट्रू ओनली इन गैसियस फेज। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? इसको याद करना बड़ा आसान है, ठीक है। मैंने अभी भी बताया कि क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है इसके जो लोन पेयर है H+ को डोनेट हो जाते हैं, ठीक है, और RNH3+ बनता है, ठीक है। इसलिए हम 1 डिग्री एमाइन लिए तो RNH3+ बना, ठीक है। अब देखिए कार्बोकैटायन, जिसे हम कार्बन आयन की तरह एसिड्स के कंपैरिजन कर रहे थे, सिमिलरली कार्बोकैटायन, वहां भी कैटायन बना था, यहाँ भी कैटायन, ठीक है। कार्बोकैटायन की तरह यहाँ पर स्टेबिलिटी +I वाले ग्रुप इंक्रीज करेंगे, ठीक है। +I ग्रुप्स जो है इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, और -I ग्रुप्स जो है इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। बेसिकली अगर मैं इसका ओवरव्यू लिखवाऊं, ठीक है, तो अगर ग्रुप, ठीक है, अगर +I ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है, अगर +I ग्रुप्स प्रेजेंट है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर -I ग्रुप होंगे, ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? घटेगा, ठीक है। गैसियस फेज में यही तरीका आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यही चीज आपका गैसियस फेज में ट्रू होगा। कैसे? आइए देखते हैं। मैंने अभी भी बताया कि जो टर्सरी एमाइन होंगे उनकी बेस स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इवन एमाइन से भी ज्यादा, ठीक है। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि 3 डिग्री एमाइन, ठीक है, 3 डिग्री एमाइन को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है इसका, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर पे बिल्कुल ना जाए, स्ट्रक्चर हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बट वो अभी यहाँ का काम नहीं है, इसलिए कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये क्या करता है कि 3 डिग्री एमाइन है, ठीक है। सिमिलरली हम 2 डिग्री एमाइन को भी लिख लेते हैं, ये 1 डिग्री एमाइन हो जाएगा आपका, और एक आपका NH3 एमाइन का सिमिलर, ठीक है, सिंपल एमाइन। अब क्या होता है कि मैंने अभी ही बताया कि +I ग्रुप्स जो होंगे वो क्या करेंगे? इसकी स्टेबिलिटी को, बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। तो देखिए ये R का मतलब होता है कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। ये CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, वेरिएबल टाइप का है ये, ठीक है। लेकिन होगा कोई ना कोई कार्बो हाइड्रोकार्बन ही, ठीक है, इतना कंपल्सरी है, ठीक है। ये जनरल फॉर्म लिखा जाता है कि आपका CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, ठीक है, C3H7 भी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
ये बेसिकली आर है, हाइड्रोकार्बन होगा इतना तक। तो बेसिकली क्या होता है कि ये प्लस आई 3 ग्रुप्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब 3 प्लस आई ग्रुप्स लगा रहे हैं तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसमें 2 लगा रहे हैं और इसमें सिर्फ 1 लगा रहा है, और इसमें कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है, इसीलिए ये सबसे लीस्ट बेसिक होगा। बताइए समझ में आया। तो जब भी आपको गैसियस फेज में, ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ते समय इतना जरूर ध्यान लें कि गैसियस फेज है या एक्वस फेज है, ठीक है। तो गैसियस फेज जब भी होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट आप आंसर अपना कर सकते, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, मैंने अभी बताया कि प्लस आई ग्रुप्स वाले जो होंगे ग्रुप्स, वो बेसिसिटी को क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, और जो माइनस आई वाले होंगे वो घटाएंगे। बट दिस इज ट्रू ओनली एंड ओनली इन गैसियस फेज। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। चलिए, अगर ये बात समझ में आई तो हम गैसियस फेज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और ठीक है, एक्वस फॉर्म में हम देखते हैं कि एक्वस में, ठीक है, वाटर सॉल्वेंट में केस में क्या होगा। ठीक है, जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आप यूज करेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में मान लेता हूं को वाटर है, ठीक है, आप लिख सकते हैं एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम, ठीक है, लेट्स से वाटर। तो इस केस में क्या होता है कि इसमें थोड़ा प्रैक्टिकली ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि इसमें जो ऑर्डर होता है वो बेस स्ट्रेंथ का अलग होता है एज कंपेयर टू इन गैसियस फेज। ठीक है, इसमें जो बेस स्ट्रेंथ होती है, इसमें जो बेस स्ट्रेंथ होती है, मैंने अभी 3 डिग्री 2 डिग्री एमाइन की बेसिस पे ही मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो सेकेंडरी एमाइन है 2 डिग्री, ठीक है, ये सबसे ज्यादा बेसिक होता है, फिर 1 डिग्री होता है, और फिर 3 डिग्री। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, ठीक है, अब देखिए इसमें भी 2 कंडीशन है, इसमें भी 2 चीजें हैं, मैं अभी बताता हूं कि ये आर, ठीक है, एन आर, ये हाइड्रोजन, और ये इसका रहा लोन पेयर। ठीक है, अब फिर है 1 डिग्री, तो ये आर एन एच टू, और ये लोन पेयर, एंड फाइनली है आपका 3 डिग्री। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ में ये ऑर्डर आपको याद रखना होगा, लेकिन ये जो ऑर्डर है 213 का 213 का जो ऑर्डर है, ये तब ट्रू होगा जब आर जो होगा आपका CH3 होगा। ठीक है, CH3 के सिवा मैंने बताया ना कि ये आर वेरिएबल होता है। ठीक है, तो अब जो CH3 को हमने फिक्स कर दिया आर को कि आर CH3 ही होना चाहिए, CH3 अगर नहीं हुआ तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है, ठीक है, इसके कोई लॉजिक नहीं है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, बेस स्ट्रेंथ चेक किया गया। ठीक है, तो ऑर्डर ये दिखा। ठीक है, जब मतलब CH3 जब होगा तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा सेकेंडरी एमाइन, फिर होगा प्राइमरी, और सबसे लीस्ट बेसिक होगा टर्सरी एमाइन। ठीक है, इसका मैं ऑर्डर आपको लिखवा देता हूँ, आप यहां तक नोट कर लें जल्दी से पहुंच करके, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा तो हमने क्या देखा कि जब RCH3 होगा, ठीक है, मतलब CH3 नाइट्रोजन, CH3 और हाइड्रोजन, ठीक है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, फिर होगी इस 1 डिग्री एमाइन की, मतलब CH3NH2 की,
ठीक है, और फिर होगी 3 डिग्री एमाइन CH3N CH3 CH3 एंड यहाँ पर है आपका लोन। ये ऑर्डर आपको एज इट इज याद रखना। गैसियस फेज में तो आपने वैसे याद रखा कि इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे आप उसका आंसर कर देंगे, बट इन दिस केस आपको ये ऑर्डर याद रखना, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर अगर आप देखे होते हैं, अगर देखते हैं तो इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट एक्सपेरिमेंटली ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, सेकेंडरी का ज़्यादा था, फिर प्राइमरी का, और फिर टर्सरी का। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अब बात सवाल ये उठता है, चलो हम मान लिए कि ये तो CH3 पर 2 है, लेकिन तब क्या होगा जब R CH3 नहीं होगा? जब R, ये मैं लॉन्ग बना लेता हूँ, जब R आपका CH3 नहीं होगा, ठीक है, कोई और ग्रुप्स होंगे। ठीक है, क्योंकि R तो वेरिएबल है, जब CH3 को हमने फिक्स कर दिया तब ये ऑर्डर आ गया। ठीक है, अब हमें सेकेंड चीज पढ़ना है कि जब R जो है CH3 के सिवा कोई और होगा तो क्या। ठीक है, तो आप कंडीशन ये आप सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं, व्हेन R नॉट इक्वल टू CH3। ठीक है, तो इन दैट केस उस केस में क्या होगा कि जो ऑर्डर होगा, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा, अगेन वो सेकेंडरी का ही ज्यादा होगा, लेकिन जो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी था फिर टर्सरी था, उनमें इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, 3 डिग्री पहले आ जाएगा, 1 डिग्री बाद में चला जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा वेरिएशन हो जाएगा। सेकेंडरी अभी भी सेकेंडरी एमाइन ज्यादा होगा, लेकिन ये जो टर्सरी और प्राइमरी जो थे उनको इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये R को CH3 के सिवा बाकी सबके लिए ट्रू है। ठीक है, फिर आपको कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब मान लीजिए कि CH3 CH2 एंड CH2 CH3 एंड CH2 CH, ठीक है, और ये है आपका इसका लोन पेयर। ठीक है, और ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, ये हाइड्रोजन, एंड एक आपका प्राइमरी एमाइन में ले लेता हूँ ये। ठीक है, अब मान लीजिए आपको इसका बेसिक स्ट्रेंथ को ऑर्डर में अरेंज कर। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है कि बेसिक स्ट्रेंथ को ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो मैंने बताया कि जब R, ठीक है, जब R की वैल्यू CH3 आप फिक्स कर देते हैं तो 213 नंबर आता है। ठीक है, 213 का क्या मतलब है, ये ट्रिक है मेरे हिसाब से। ठीक है, सेकेंडरी का सबसे ज्यादा होता है, फिर प्राइमरी का, फिर टर्सरी का, लेकिन लेकिन जैसे ही आप CH3 के सिवाय और कोई ग्रुप्स लेते हैं तो ये नंबर चेंज होकर 231 हो जाता है। ठीक है, 213 231 आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी का सबसे ज्यादा होता है, तो मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, तो सेकेंडरी कौन सा है, सेकेंड वाला, तो सेकेंड का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, फिर ये टर्सरी है, 3 डिग्री एमाइन टर्सरी है, फर्स्ट वाला होगा, फिर लास्ट में आपका थर्ड वाला होगा। बताइए ये चीज समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको 3 चीजें इसमें ध्यान देनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि फेज कौन सा है। ठीक है, गैसियस फेज है या एक्वस फेज है। ठीक है, एक्वस मीडियम है या गैसियस फेज है। ठीक है, अगर गैसियस हुआ तो ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट आप डायरेक्ट आंसर कर दो। ठीक है, आप आंसर किस तरह से करेंगे कि बेसिसिटी जो होगी वो प्लस आई इफेक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, माइनस आई इफेक्ट। आप डायरेक्ट इसका आंसर करें। ठीक है, बट
प्रॉब्लम तब आती है जब गैसियस फेज नहीं, एक्वस फेज में आप चेक करते हैं। ठीक है, एक्वस में क्या होता है कि फिर दो ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, जब आपका मिथाइल ग्रुप होता है CH3 तो 213 आता है। ठीक है, और CH3 के सिवाय कोई और भी आता है, ठीक है, तो 231 हो जाता है। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, मैंने एक आसान तरीका 213 और 231 से बताया है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो अब क्या करते हैं कि अब चलिए हम 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेसिस पर, क्योंकि ये तो थ्योरी बेसिस पे हो गए। ठीक है, ये थ्योरी थोड़ी इंपॉर्टेंट, इस तरह से क्वेश्चंस आपको बिल्कुल इस बार पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब जो पेपर बन रहे हैं एनटीए बना रहे हैं। ठीक है, पता है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो जेई मेंस का पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो आप इस बात से फैमिलियर रहें, क्योंकि वो उनका काम ही है पेपर बनाना। ठीक है, और यहाँ पर बीएचयू में देखा जाए तो जो हमारे प्रोफेसर्स हैं उनको पढ़ाना भी होता है, फिर से उनका पेपर्स वगैरह बनाना होता है ना। तो वो पिछले साल तक क्या होता था कि थोड़े पेपर्स इजी आते थे, बट जैसे एनटीए पेपर कराना स्टार्ट करेगा, ठीक है, एनटीए पेपर इस बार से करा रहा है, तो पेपर्स टफ आने के चांसेस है। मैं ये नहीं कह सकता कि टफ आएंगे, ठीक है, ये एंश्योर कोई नहीं कर सकता कि टफ आएंगे या उसी लेवल के होंगे, बट एनटीए जिस तरह के लेवल क्वेश्चन बनाता है उस हिसाब से देखा जाए तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के थोड़ा स्लाइटली अबव ही होंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच। ठीक है, हो सकता है कि सेम लेवल का इस बार पेपर बनाया जाए। ठीक है, चलिए खैर हम अपना कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने साथ अटेम्प्ट कर लें एक बार। ठीक है, फिर मैं तो कराऊंगा ही। ठीक है, आपको इसका आंसर करना है गैसियस फेज के लिए। ठीक है, इसका ऑर्डर बताना है बेसिक स्ट्रेंथ का गैसियस फेज के लिए। ठीक है, ये आपको गिवन है कि आपको इसका आंसर बताना है किसके, गैसियस फेज के बेसिस पर। ठीक है, पहले देखते हैं, मैंने बताया आपको कि गैसियस फेज के केस में हमें कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, बेसिसिटी जो होगी प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्लस आई किसका लग रहा है, ये इथाइल ग्रुप का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, यही वाला होगा, तो ये फर्स्ट सबसे ज्यादा बेसिक होगा। फिर इसका प्लस आई लग रहा है, इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं लग रहा क्योंकि ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो फिर सेकेंड नंबर पे आपका ये थर्ड वाला आएगा, सबसे ज्यादा बेसिक होगा ये फर्स्ट वाला। फिर सेकेंड नंबर पे आएगा ये थर्ड, और फिर सबसे लीस्ट बेसिक होगा ये सेकेंड नंबर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद क्या रखना होगा, अगर दिमाग पर थोड़ा जोर देकर आपको कुछ याद रखना होगा तो आपको यही रखना होगा 213 231। ठीक है, 213 और 231। आइए देखते हैं। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको भेजना है कि CH3CH2N हाइड्रोजन और CH3। ठीक है, और जो नेक्स्ट है आपका CH3CH3NH और CH3। ठीक है, अगेन आपको मान लीजिए कि गैसियस फेज में आपको इसका आंसर करना है, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या बेसिकली आपको बताना है कि इन दोनों में किसका ज्यादा होगा। ठीक है, 3 या 4 है तो नहीं, 3 में कोई डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर किया जाए। ठीक है, आपको बताना है कि किसका ज्यादा होगा। देखिए गैसियस फेज है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि गैसियस फेज है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट आप डायरेक्ट अपना आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट इसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें CH3, ठीक है, इसमें तो प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है क्योंकि इसमें इथाइल ग्रुप है। ठीक है, इसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा।
तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, ये वाला होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि सेम यही क्वेश्चन, ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आपको H2O के केस में दिया होगा, ठीक है, एक्वस मीडियम में पूछ दिया होता कि ऑर्डर क्या होगा, तब फिर आपका आंसर क्या होगा बताइए। इन दैट केस ऑल्सो द ऑर्डर विल बी रिमेन सेम। ठीक है, क्योंकि आर देखिए, ठीक है, आपको मैंने बताया कि आपको 213 और 231 याद रखना है। ठीक है, लेकिन ये तो तब देखना है ना, ये तो तब देखना है जब एक सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो और टर्शियरी दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो। ठीक है, बट इस केस में क्या है, इस केस में ये है कि दोनों ही सेकेंडरी हैं। अगर आप दोनों को देखें तो ये भी सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है, तो जब कॉमन निकल गए तब तो ये फॉर्मूला हमारा काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट वाला फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, हाँ, ये बिल्कुल सही बात सोचा आपने कि जब भी सेम अगर निकल गए तब फिर आपका इंडक्टिव इफेक्ट आता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो इंडक्टिव इफेक्ट अगेन इसी का सबसे ज्यादा है, तो गैसियस फेज में और एक्वस फेज में दोनों में ही ऑर्डर आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपको ये बता दिया जाता है, ये रूल बता दिया जाता है 213 231 का, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं कि अगर बाय चांस अगर सेकेंडरी सब निकल गए तो, ठीक है, मान लीजिए सब प्राइमरी ही निकल जाते हैं, इन दैट केस क्या होता है, इन दैट केस जब आपको सेम टाइप के ग्रुप्स दे दिए जाए, ठीक है, एदर सेकेंडरी और टर्सरी और प्राइमरी, ठीक है, इन दैट केसेस आपको इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में तो हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही पढ़े हैं, तो अभी तक के लिए हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर ही अपना आंसर करेंगे। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूँ कि इंडक्टिव इफेक्ट उतना इफेक्टिव नहीं है जितना अभी हम हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक पढ़ेंगे। ठीक है, मैं काफी स्ट्रेस देके बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उसके बिना जेई के क्वेश्चंस भी नहीं आते। ठीक है, मैं जेई के क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। ठीक है, मैंने बताया ना कि एनटीए पेपर बना रहा है, तो एनटीए के ऊपर मेरे को भरोसा नहीं है, मुझे लगता है कि वो पेपर थोड़ा बहुत तो हार्ड करेगा। ठीक है, इसलिए मैं जेई के क्वेश्चंस जो ठीक ठाक लेवल के हैं, ठीक है, मैं उन क्वेश्चंस को भी आपको कराऊंगा। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए अभी तक हमने देखा कि दोनों ही सेकेंडरी थे, तब क्या होगा जब दोनों ही प्राइमरी हो जाए। ठीक है, इसका ऑर्डर आपको मुझे बताना है, इसका ऑर्डर बेसिक क्वेश्चन का आपको बताना है। मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, मैं एक और ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ CH3 एंड ये आपका थर्ड है। बताना है आपको बेसिक क्वेश्चन का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए, अब मुझे बताना है बेसिक क्वेश्चन का ऑर्डर। अगेन ना मैं 213 रूल लगा सकता हूँ ना 231 लगा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें तो ये जो सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी वाले तो बात ही नहीं है, क्योंकि सब तो एक ही है, सभी प्राइमरी हैं। ठीक है, सभी प्राइमरी ग्रुप्स हैं। ठीक है, देख रहे हैं सब NH2 है। ठीक है, सभी प्राइमरी हैं, तो हमें इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करना होगा। ठीक है, मतलब जिस केस में सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट होगा, वो सबसे ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। तो बेसिक क्वेश्चन सबसे ज्यादा किसका होगा, अब तो आप आंसर बता दो। बेसिक क्वेश्चन सबसे ज्यादा होगा थर्ड का, क्योंकि इसमें दो प्लस आई ग्रुप्स लगा रहे हैं इधर से और एक इधर से। ठीक है, फिर होगा सेकेंड का, क्योंकि एक इधर से प्लस आई लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, और फिर सबसे कम होगा इस वाले का। ठीक है, तो फर्स्ट ये आपका बेसिक क्वेश्चन का ऑर्डर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ, फिर इसके बाद आज का सेक्शन खत्म करते हैं।
एक दो क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से ग्रुप है कि CH3 NH COCH3। ठीक है, एक ये है, ठीक है, और दूसरा है कि CH3 NH CH2 CH3। ठीक है, दोनों ही केसेस हम बता रहे हैं कि किसकी बेसिक डिस्टेंस ज्यादा हो। ठीक है, तो अगेन आप देखें सेम, तो सेम कंडीशन फिर है कि दोनों ही 2 डिग्री हैं। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी एमआईन दोनों ही हैं। ठीक है, तो अब हमें किस बेसिस पे चलना होगा? इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर। ठीक है, तो अगर इसमें देखें कि इसमें प्लस आई लग रहा है, ठीक है, और ये भी प्लस आई लगा है, तो जब दोनों में कॉमन आ जाए तो इन दोनों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो कॉमन है उसको तो छोड़ दो, क्योंकि उसके इफेक्ट फिर हम नहीं आंसर कर सकते, क्योंकि दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, अब राइट वाले ग्रुप पे चलते हैं। ये वाले ग्रुप, ठीक है, ये वाले ग्रुप कीटोन है। ठीक है, ये माइनस आई लगाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है, मैंने बताया था आपको। ठीक है, जब माइनस आई प्लस आई इफेक्ट बताया था। ठीक है, वेयर एज इसकी प्लस आई इफेक्ट लग रही है, क्योंकि CH2 CH3, ठीक है, एल्केन है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस, ये तो कॉमन निकले। ठीक है, तो ये माइनस आई लग रहा है, इसको क्या कर रहा है? अनस्टेबल कर रहा है इस वाले को, और ये क्या कर रहा है? इसको और स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो सेकेंड वाले का ज्यादा हो बेसिक डिस्टेंस। ठीक है, अब ये आपको गैसियस एज वेल एज वाटर के केस में ऑर्डर सेम रहे। जब आप इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे आंसर करते हैं तब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गैसेस पे या वाटर। अब देख लीजिए, गैसेस पे होता तो भी आप इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर करते हैं। ठीक है, अगर इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर करते हैं, अगेन यही ऑर्डर मिलता आपको। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने सीखा, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस स्ट्रेंथ, बेसिक, ठीक है, बेसिक नेचर। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल दैट थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वहां से हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट का जो सिलसिला है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑल्सो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो अगर है वो रेजोनेंस के एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं फिर, बाय।